तंजीम के सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, अपने तमाम साथियों की तरफ से ताज़ियत और अफसोस का इजहार करना चाहता हूँ। जो जख्मी है अल्लाह ताला उनको शिफा दे, उनको दोबारा सेहत दे। जिस तरह सजाद और खालिद साहब दोनों ने कहा है, इलेक्शन का बूगल बज चुका है, फैसले का दिन नजदीक आता जा रहा है। 19 तारीख को चिनाब वादी के लोगों ने यह तय करना है कि नुमाइंदे के तौर पे किसको भेजना है अगले 5 साल आपकी नुमाइंदगी करने के लिए, आपकी जज्बातों की तर्जुमानी करने के लिए। पहले तो हम ये देखें कि पिछले 5 साल में हमारे हालात क्या बने, क्या बेहतरी आई, क्या हम और ज्यादा तरक्की की तरफ चले, क्या बेरोजगारी में कमी आई, क्या गुर्बत में कमी आई, क्या हमारे बच्चों की तालीम जो है वो बेहतर हुई, क्या सेहत का निज़ाम बेहतर हुआ, क्या हुकूमत के साथ हमारा तालमेल और रास्ता जो है वो बढ़ गया। जब हम देखें और लोगों से जब मैं बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि बताएं बेखसूस 5 अगस्त 2019 के बाद क्या बेहतरी आई आपकी जिंदगी में, आपके साथ जो वादे हुए थे उन वादों पे कहाँ तक अमल हुआ। देखने को कुछ खास मिलता नहीं। वो चीजें जो पहले से चलती आई उन्हीं के तरफ इन लोगों का इशारा होता है कि जनाब हमने सड़क पर तेल डाला, हमने जनाब दवाइयों को जो है अस्पताल में दवाइयां दी, हमने जनाब स्कूल में टीचर भेजे। लेकिन ये पहली मर्तबा तो नहीं हो रहा है, सालों साल से तो ये सिलसिला चलता है। इसको करने के लिए 370 को रद्द करना या जम्मू कश्मीर को 2 हिस्से करना या जम्मू कश्मीर को यूपी बनाना, इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन हमारे साथ जो बड़े बड़े वादे हुए थे, हमें कहा गया था कि बच्चों के रोजगार के सिलसिले में हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले रुकावट हैं। बार बार ये कहा जाता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो है ये तरक्की के दौर में एक रुकावट बन के आते हैं। ये लोग चले जाएंगे तो बाहर से पैसा भी आएगा, सारा इन्वेस्टमेंट होगा और एक नया नक्शा जो है वो खींचा जाएगा। मुझे हुकूमत छोड़े हुए अब लगभग 10 साल हो गए। 10 साल क्या तब्दीली लाई उन्होंने? कौन सा रिक्रूटमेंट का नया सिलसिला चला? कहाँ है वो नौकरियां जिनके वादे हुए थे? यहाँ ठाकनी की सरजमीन पे हम खड़े हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद उन्होंने वादा किया था कि नई फैक्ट्रियां खुलेंगी, नए कारखाने लगेंगे, मुलाजमत के नए रिश्ते जो हैं वो तैयार किए जाएंगे। आज मैं मजबूर होता हूँ 2024 में पूछने पे कि बताइए ना, कौन सी नई फैक्ट्री आई, कौन सा नया कारखाना आया? यहाँ रतले का पावर प्रोजेक्ट जो मेरे दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था, कितने ठाकरी के लोग जो हैं उस रतले के पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। कंपनी भी बाहर से, इंजीनियर भी बाहर से, ठेकेदार भी बाहर से, मजदूर बाहर से। मां सिवाय बीजेपी वालों ने अपने चंद लोगों को यहाँ 10-20 पैसे का फायदा देने के लिए उनको कुछ दिया होगा। बाकी जो आम लोग यहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने इस प्रोजेक्ट से 10 पैसे का फायदा नहीं लिया। पर कैसे लेंगे? इस प्रोजेक्ट का सबसे ज्यादा फायदा तो बीजेपी ने लिया पिछले दिनों में, और ये हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जब वो पोल बॉन्ड ना, वो इलेक्शन बॉन्ड का सिलसिला जो सामने आया, उससे हमें पता चला कि ये रत्न प्रोजेक्ट वालों ने बीजेपी को कम से कम 600 करोड़ रुपए दिए हैं। 600 करोड़। अब क्यों दिए जरा बताएं? क्या मजबूरी थी उस कंपनी की कि बीजेपी को इन्होंने पैसे दिए और यहाँ किसी को नहीं दिए? उसमें कांग्रेस का नाम नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं है, बाकी किसी तंजीम का नाम नहीं है, लेकिन बीजेपी का है।
जाहिर सी बात है कोई मजबूरी थी, तो रोजगार यहाँ किसी को मिला नहीं, ठेके यहाँ लोगों को, आम लोगों को मिले नहीं। फायदा इस प्रोजेक्ट का, और फायदा इस प्रोजेक्ट का भी नहीं मिलेगा। दरिया यहाँ आपकी, आब हवा आपकी खराब हो रही है, लेकिन अगले 40 साल के लिए बीजेपी वालों ने ये आपकी बिजली राजस्थान को दे दी। 40 साल। मेरी उम्र अब 50 पार हो गई है। अंदाजा करिए आप, जब हमें ये बिजली अपने घरों में पहुंचेगी, अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी रखी होगी, मैं 90 साल पार कर गया होऊंगा। अब सोचिए, कहां आज और कहां 40 साल। 40 साल तक हम इस बिजली प्रोजेक्ट का पावर नहीं देखेंगे। क्या ना, क्या यहाँ 24 घंटे आपको बिजली मिली थी? नहीं। अरे यार, सर्दियों में मुझे मालूम है क्या हाल रहता है। 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली काट, और इसके बावजूद ये पावर प्रोजेक्ट इन्होंने दूसरों के हवाले किए। देखिए कितनी आसानी से हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ होता है। पहली मर्तबा मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा कि ईद के रोज पे सरकारी मुलाजमों को छुट्टी नहीं मिली। पहली बार। नहीं तो जैसे ही ईद का ऐलान होता था, उसी वक्त हुकूमत की तरफ से ऐलान होता था कि फलाने दिन जो है छुट्टी होगी। ये पहली मर्तबा मैंने देखा है कि ईद के रोज सरकारी मुलाजमों को कहा गया था कि आप या तो कैजुअल लीव ले लीजिए या हम आपको एब्सेंट करार करेंगे। ये इस हुकूमत का हाल। कहां कहां हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ नहीं होता। तभी तो मैं यहां आया हूं लोगों को होशियार करने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश रचाई जा रही है आपके वोटों को तकसीम करने के लिए। मैदान में 2 ही उम्मीदवार हैं जो इस इलेक्शन को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात पे गौर करिए, और गौर करने के बाद अगर आपको मेरा ये कहना गलत लगा या आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं, जो भी आपका फैसला होगा हमारे सिर आंखों पर, लेकिन गौर जरूर करिएगा। यहां 2 ही लोग हैं, एक इंडिया अलायंस के और बीजेपी के, जो इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी उम्मीदवार जो यहां घूम रहे हैं, उनका एक ही मकसद है कि किसी ना किसी तरह वोट जो है वो तकसीम होता है। और इनमें सबसे बड़ा अगर हम देखें तो मेरे वालिद साहब के उस वक्त दोस्त हुआ करते थे जनाब गुलाम नबी आजाद साहब। अफसोस से कहना पड़ता है कि कहां वो मुल्क के लीडर थे। कोई ओहदा ऐसा नहीं था जो कांग्रेस ने उन्हें नहीं दिया था। जितनी मेरी जिंदगी है उतनी शायद आजाद साहब ने जो है कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में वहां रोल अदा किया। अरे हम तो ये सोच रहे थे कि कल अल्लाह ने चाहा और कांग्रेस की हुकूमत बनेगी, हिंदुस्तान के वो नायब सदर या सदर बनेंगे। मुल्क भर के लीडर थे। जब कांग्रेस छोड़ा, कहा मैं जम्मू कश्मीर में एक नई पार्टी बना रहा हूं। मैं कहा ठीक है, पूरे जम्मू कश्मीर में आए और अपनी किस्मत आजमाए। कहां आजमाए किस्मत? सिर्फ और सिर्फ जिला डोडा में और जिले किश्तवाड़ में। नहीं, मुझे समझाने दीजिए, उसके बाद शेर या नहीं वो आप 19 तारीख को तय करिए। इलेक्शन लड़ने के लिए और जीतने के लिए कोई उम्मीदवार इलाका नहीं छोड़ता। हर इलाके में जाते हैं और वोटों को तैयार करते हैं कि किसी तरह हमें वोटर जो है अपने वोट से नवाजे। मुझे ये बताइए ना, जो बाल्टी लेके घूम रहा है उसने उधमपुर के किसी भी असेंबली हल्के में अभी तक तकरीर की नहीं, एक भी नहीं। उधमपुर छोड़िए, कठुआ में 6 असेंबली हल्के हैं। ये बाल्टी वाले क्या कठुआ में एक जगह गए तकरीर करने के लिए? यहां तक मैं कहता हूं ना, ये रामबन भी नहीं गए। चुन चुन के सिर्फ इन्होंने वहां पे प्रोग्राम किए हैं जहां वोट तकसीम करके बीजेपी को फायदा हो। सिर्फ मकसद उनका ये है। अरे नहीं तो बताइए ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, हम जम्मू कश्मीर पे जो है कहते हैं कि हम पूरे जम्मू कश्मीर की पार्टी है, लद्दाख की पार्टी। हम जब लड़ते हैं तो तमाम सीटों पर लड़ते हैं। इस बार हम लड़ नहीं रहे हैं, कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर की 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं। अनंतनाग से हमारे उम्मीदवार हैं मियां अल्ताफ साहब,
श्रीनगर से हमारे उम्मीदवार हैं आगरुल्ला साहब, बारामूला से तंजीम ने खुद मुझे हिदायत दी इलेक्शन लड़ने की। मुझे ये बताए ना, मुझे ये बताइए इस सीट के अलावा ये बाल्टी वाले कहां से लड़ रहे हैं? क्या इन बाल्टी वालों ने जम्मू से उम्मीदवार उतारा? नहीं उतारा। क्यों नहीं उतारा? क्योंकि अगर जम्मू से बाल्टी वाले खड़े होते बीजेपी को नुकसान होता। उन्होंने अनंतनाग से उम्मीदवार नहीं उतारा। क्यों नहीं उतारा? क्योंकि बीजेपी को उसका नुकसान होता। और श्रीनगर से, बारामूला से उम्मीदवार नहीं उतारा। क्यों? क्योंकि उनको बीजेपी की इजाजत नहीं थी। तो सीधा सीधा इससे पता चल जाता है ना कि ये लोग मैदान में उतरे हैं आप लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, आपकी नुमाइंदगी करने के लिए नहीं, आपके मुतालबे और आपकी मुश्किलात हल करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का फायदा करने के लिए। और वो बीजेपी जिसने जम्मू कश्मीर को तंग करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारा वकार, हमारा वजूद, सारा कुछ इन्होंने तहस नहस किया। जिन जमीनों के मालिकाना हक उस वक्त बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मदुल्ला ने यहाँ के लोगों को दिए, उन्हीं जमीनों को आज ये लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस कर्जे से जनाब शेख साहब ने इस कौम को निकाला, इन लोगों की कोशिश है कि दोबारा हम लोगों को जो है कर्जे में ये लोग डुबोते हैं। ये जरा सा भी खुश नहीं है कि हम खुशहाल थे, कि हम अपनी जगह ठीक थे। इनकी भरपूर कोशिश रही कि किसी ना किसी तरह हमें परेशान और तंग किया जाए। आज बड़े दावे करते हैं कि आप असेंबली इलेक्शन होंगे, है ना? कौन सा एहसान किया? ये तो असेंबली इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हो रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। जब 370 पर उन्होंने अपना फैसला सुनाया, उस फैसले के दौरान उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक यहाँ असेंबली के इलेक्शन खत्म होने चाहिए। इन्होंने कौन सा हमारे ऊपर मेहरबानी की? अब कहते हैं हम यूटी से आपको स्टेट बनाएंगे। अरे ना, पहले तो हमें यह समझाइए कि आपने हमें स्टेट से यूटी क्यों बनाया? हम तो रियासत थे, हमने आपसे यूटी का दर्जा नहीं मांगा। आपने यूटी का दर्जा हमें दिया क्यों? हम ही एक लौता वाहिद एक बदनसीब कौम है इस पूरे मुल्क में जिनको रियासत से यूटी का दर्जा मिला। बाकी पूरे मुल्क में आप देखें कोई ऐसा मिसाल नहीं। बाकी जगहों पे जो यूटी थे उनको रियासत बनाए गए। हम ही हैं जो रियासत थे, एक तो हमारे 2 टुकड़े किए और उसके बाद हमें यूटी का दर्जा दिया, और जरा सा भी फायदा हमें पहुंचा नहीं। और इसलिए मैं यहां लगातार पिछले 2-3 दिनों से 4 दिन का मेरा प्रोग्राम है इस पूरे वादी में। मकसद मेरा यह है कि मैं कम से कम ये चंद बातें लोगों के सामने रखूं, इस उम्मीद के साथ कि लोग इसको वोटर जो है इस पे गौर करें और देखें कि वाकई जमीनी सतह पे क्या हो रहा है और आपके वोटर को किस तरह तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, आपकी आवाज को किस तरह कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और अगर इस सब के बाद 19 तारीख तक आपको मेरी कोई बात जो है सही नहीं लगी बंद करो यार, तो शौक से आप जिसको भी वोट डालना हो आप डाल दीजिए। लेकिन अगर मौजूदा हालात से आप जरा सा भी परेशान हैं, अगर मौजूदा हालात से आपको लगता है कि आपके तसल्ली के मुताबिक काम नहीं हुआ है, आपके बच्चे अभी भी बेरोजगार, मायूस हैं, नाराज हैं, अगर आप इस बात से नाराज हैं कि जनाब इन्होंने बाकी हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन एक चीज इन्होंने जरूर दी, गली गली पे इन्होंने जो है शराब की दुकानें दी, गली गली। आप देखिए, जहां नया स्कूल नहीं बना वहां शराब की दुकान खुली, जहां नया कॉलेज नहीं बना वहां शराब की दुकान खुली, जहां नया अस्पताल नहीं बना वहां शराब की दुकान खुली, जहां नया प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं बना वहां शराब की दुकान खुली। एक चीज का ये जरूर दावा कर सकते हैं, बेशुमार इन्होंने शराब की दुकानें खोली और कुछ नहीं दिया इन्होंने। हमारे बच्चों को बच्चियों को नशा और नशीली दवाइयां, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप इन हालात से मुतमईन हैं, अगर आपको लगता है इन्होंने बहुत अच्छा किया है, तो 19 तारीख को आप कोई सा भी निशान ढूंढे, मुझे गिला नहीं। लेकिन अगर आप आज मौजूदा हालात से परेशान हैं, अगर आप एक पैगाम भेजना चाहते हो हमारे हुक्मरान को कि ये जो दौर चल रहा है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे,
तो फिर मेहरबानी करके आपने पोलिंग बूथ में जाके आपको हल का बटन नहीं दिखेगा। जो मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी हैं वो मशीन पे जाके हल का निशान ढूंढेंगे। इस बार आपको हल का निशान नहीं मिलेगा, क्योंकि हम वोटों का बंटवारा नहीं चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि वोट तकसीम हो, इसलिए हमने इस इलेक्शन में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। हमारा उम्मीदवार जो है अलायंस का उम्मीदवार है, कांग्रेस का उम्मीदवार है, इंडिया अलायंस का उम्मीदवार है। हमारे उम्मीदवार का बटन जो है चौथे नंबर पे है। चौथे नंबर पे हमारे उम्मीदवार का बटन है। मेहरबानी करके सुबह सवेरे 19 तारीख को आप लोग घर से निकलें, पोलिंग बूथ में जाएं, चौथा बटन ढूंढ लीजिए। चौथे बटन को दबा के उसके सामने हाथ का निशान होगा। इस बार हल नहीं दिखा तो ये समझ लीजिए कि हाथ और हल जो है वो दोनों एक ही बटन में है। हाथ का बटन दबा दीजिए, हमारे अलायंस के उम्मीदवार को कामयाब करिए, ताकि हम न सिर्फ बाकी मुल्क में बल्कि दुनिया भर में ये पैगाम भेजें कि हम मौजूदा हालात से मुतमईन नहीं है, हमें तब्दीली चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। और उस बदलाव के लिए पहला कदम जो है हम 19 तारीख के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आपका फैसला जो है 19 तारीख को सही होगा। उसके बाद जैसे मैंने कहा असेंबली इलेक्शन जो है फटाफट होंगे, अगस्त में जो है ऐलान होगा और अगस्त सितंबर के दौरान जो है इलेक्शन होंगे। उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे कम से कम 1-2 बार यहाँ दोबारा आने का मौका हासिल होगा। उस वक्त और बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल इतनी ही गुजारिश करते हुए मैं आपसे अब रुखसत होता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और आदाब। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव रीजन में आपने बहुत देर के बाद फारूक साहब का आपका बहुत देर के बाद दौरा लगा, लेकिन बड़ा एक्सक्लूसिव कैसा रिस्पांस आपको चुनाव रीजन में? दौरे तो लगते रहते हैं, फारूक साहब इससे पहले भी आए, ये भी साल 1.5 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है यहाँ इलाके में आते हुए, और लोगों का रिस्पांस बड़ा अच्छा है। मौसम ख़राब होने के बावजूद लगातार कल हमने सुबह बानेहाल से शुरू किया, आज सुबह भदरवा में हमारे 4-5 प्रोग्राम थे। अब भाटरी आया हूँ, यहाँ से किश्तवाड़ जा रहा हूँ, और लोगों का रिस्पांस जो है बहुत उमर साहब राजा वकार बारामूला के प्रेसिडेंट बीजेपी के हैं, उनका कहना है कि सलाहुद्दीन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें दिया है, और उसके बाद आरफन बच्चों को पत्थर थमा के जो है कश्मीर में उनने आरफन बच्चों को मरवाया, और उसके बाद अफजल गुरु को जो फांसी दिलाई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिलाई। मैं उनसे पूछता हूँ ना, आज तक वो कहाँ थे? और जो मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3500-4000 जो बहादुर वर्कर और अहदेदार जो हैं वो इन 30 सालों में 35 सालों में कुर्बान हुए, उनकी बात क्यों नहीं कर रहा? कितने सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर जख्मी हुए मिल्टन सी के दौरान, उनकी बात क्यों नहीं कर रहा है? और अगर ये सारा सही है तो उसको बोलो मैदान में उतरे ना, उसको कहो मैं आज उनसे कहता हूँ मैदान में उतरे, मेरे खिलाफ कागज भरे, उतरे, मैं भी देखता हूँ उसके बाद में कितना दम है। जनाब कैमरा के पीछे छुप के बयान देना ये बड़ा आसान है, जरा हिम्मत करे ना, अगर मर्द है तो हिम्मत करे, उतरे मैदान में, मैं भी देखता हूँ अब कितने वोट मिलते हैं उसको इन बातों पे। उमर साहब आजाद साहब ने जहाँ भी प्रोग्राम किया वहाँ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लिया और मतलब टारगेट किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लेगा ही, तो बीजेपी का आदमी है ना, वो तो लेगा। हमने ना, आप याद करिए, हमने आज़ाद साहब के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोला तब तक के जब तक आज़ाद साहब ने फारूक अब्दुल्ला साहब को उस इंटरव्यू के दौरान निशाना नहीं बनाया। हम तो आज़ाद साहब को दोस्त समझते थे, हमें क्या पता था कि अंदर अंदर से उनकी दोस्ती बीजेपी के साथ है। तो इस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाना ये तो आज़ाद साहब की मजबूरी है। वो बीजेपी को निशाना नहीं बना रहे हैं जितना वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहे हैं। उसी से आपको पता चल जाता है कि उनकी सियासत कहाँ पहुंची है। उमर साहब आज़ाद साहब का बयान है कि जिस तरह से बर्बाद हो गया